सुमन अपनी माँ पूनम के साथ रहती थी। पूनम सिलाई करके अपने घर का गुजारा करती थी। उन्हीं के पड़ोस में अनिका नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। अनिका के पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। इसकी वजह से अनिका बहुत ही जिद्दी और घमंडी लड़की थी। सुमन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके अनिका के कॉलेज में एडमिशन ले लेती है। अनिका अपने कार से कॉलेज जाती थी और सुमन 1 घंटे पैदल चलकर कॉलेज जाती थी। अनिका सुमन को बात बात पर चिढ़ाती रहती थी और हमेशा उसका मजाक बनाती थी, लेकिन फिर भी सबकी बातों को अनसुना कर सुमन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी। वहीं अनिका आवारा लड़के और लड़कियों के साथ घूमती रहती थी। एक दिन उनके कॉलेज में अर्नव नाम के लड़के ने एडमिशन लिया। अर्नव दिखने में बहुत हैंडसम था और उसके पिता भी अनिका के पिता की तरह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। कॉलेज की हर लड़की उससे दोस्ती करना चाहती थी। अर्नव बहुत नेक दिल का लड़का था और वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। अनिका, सुमन और अर्नव एक ही क्लास में थे। क्लास में सुमन सारे सवालों के जवाब देती थी, इसलिए एक दिन अर्नव सुमन के पास जाता है। हेलो सुमन, तुम पढ़ने में तो बहुत होशियार हो, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? हाँ जरूर, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तुम कॉलेज के असाइनमेंट में मेरी कुछ मदद कर दो। सुमन असाइनमेंट में मदद करने के लिए हाँ कर देती है। धीरे धीरे सुमन और अर्नव में दोस्ती हो जाती है। अनिका भी अर्नव से दोस्ती करना चाहती थी, इसलिए वो अर्नव के पास जाती है। हेलो अर्नव, मेरा नाम अनिका है, तुम्हारे ही क्लास में हूँ मैं, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हाँ, मुझे पता है आप मेरे ही क्लास में हो, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर अर्नव वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनिका खुद में कहने लगती है, तेरी ऐसी की तैसी कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना करने की? अब मैं देखती हूँ तो मेरे से कैसे दोस्ती नहीं करता। अरे मेरे जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़की तुझे सालों तक ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिल सकती है। देखना खुद अपने आप मेरे पीछे भागा भागा आएगा। इसी तरह काफी समय बीत जाता है। अनिका अर्नव से बात करने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन अर्नव अनिका से बिल्कुल बात नहीं करता था। जब भी अनिका अर्नव से बात करने आती थी, अर्नव वहाँ से उठकर चला जाता था। एक दिन अनिका अर्नव और सुमन को साथ में देख लेती है। अरे इस गधे को ये भिखारी नहीं मिली थी क्या? मैं कब से इससे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और ये लड़का है जो मुझे भाव नहीं देता। इस भिखारिन से तो देखो किस तरह मजे से बात कर रहा है। धीरे धीरे अर्नव और सुमन एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। इसी तरह धीरे धीरे कॉलेज के 3 साल बीत जाते हैं। अर्नव सुमन से कहता है, सुमन, अब तो कॉलेज भी खत्म हो गया है, अब समय आ गया है कि हम दोनों को एक दूसरे के बारे में घर में बता देना चाहिए। लेकिन अर्नव, तुम तो बहुत अमीर हो और हम बहुत गरीब हैं। अगर तुम्हारे घर वाले नहीं माने तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे घर वाले बहुत अच्छे हैं, उन्हें अमीर गरीब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस मेरी खुशी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो मान जाएंगे। तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ और अपने मम्मी पापा से बात करो। उसके बाद दोनों अपने अपने घर में बात करते हैं। सुमन अपनी मम्मी को बताती है, मम्मी आप अर्नव से तो मिली ही हो। हाँ, वही तुम्हारा दोस्त? हाँ मम्मी, शुरू में तो हम दोस्त ही थे, लेकिन मैंने आपको इस बारे में नहीं बताया कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन अर्नव बहुत ही अमीर लड़का है। क्या उसके घर वाले तुझे अपनी बहू मानेंगे? क्योंकि अमीर लोग अपने स्तर के लोगों से ही शादी करते हैं। मम्मी, मैंने यही अर्नव को भी बोला था, लेकिन वो बोल रहा था कि उसके मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, उनके लिए ये सब चीजें मायने नहीं रखती। ठीक है, अगर उसके मम्मी पापा मान जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ अर्नव भी अपने मम्मी पापा से बात करता है। मम्मी पापा, मैं सुमन के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोल, सब ठीक तो है ना? मम्मी, मैं सुमन को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है आप लोग मुझे समझोगे
और इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। सुमन बहुत अच्छी लड़की है। मैं तेरे लिए जो लड़की ढूंढती उसमें सुमन जैसे ही गुण देखती। अगर तूने खुद ही ढूंढ ली है तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। इस तरह दोनों के घर वाले शादी के लिए मान जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों के परिवार मिलते हैं और दोनों की शादी का दिन तय हो जाता है। अनिका की माँ उसे इस बारे में बताती है। वो लड़का अर्नव जिसे तू बहुत पसंद करती है उसकी शादी तो सुमन से तय हो गई है। इतना बोलकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और ये सुनकर अनिका बहुत गुस्सा होती है। क्या इस भिखारिन की शादी अर्नव से? मैं किसी भी कीमत पर इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगी। अर्नव से सिर्फ मेरी शादी होगी। मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए ये अर्नव से शादी कैसे करेगी। अनिका प्लान बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुमन की माँ सुमन के लिए एक बहुत ही सुंदर लहंगा खरीद कर लाती है। तभी वहाँ पर अनिका आ जाती है। अनिका, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। ये देखो मेरी शादी का लहंगा। हाँ, बहुत अच्छा है। मुझे कुछ काम है सुमन, मैं कल आती हूँ। अरे अभी तो आई थी, तुरंत जा रही हो? हाँ, क्योंकि अचानक मुझे एक काम याद आ गया और वो काम बहुत जरूरी है। इतना कहकर अनिका वहाँ से चली जाती है। अनिका अपने कमरे में जाकर सोचती है, ओह गॉड, क्या करूँ मैं ऐसा? कैसे रोकूं मैं इसकी शादी? कल इस भिखारिन की शादी है मेरे अर्नव से। कैसे रोकूं मैं ये सब? अनिका बहुत देर तक सोचती है और उसे एक तरकीब मिल जाती है। रात को अनिका चुपके से सुमन के घर जाती है और उसके शादी के लहंगे को कैंची से काट देती है। अब देखती हूँ इसकी शादी कैसे होती है। अगले दिन सुमन तैयार होने के लिए अपने लहंगे के पास जाती है। तभी उसे अपने लहंगे के टुकड़े दिखते हैं। मम्मी जल्दी आओ, ये देखो मम्मी, ये सब क्या हो गया? पता नहीं किसने मेरे लहंगे के साथ ये किया। बेटी, अब तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। जो भी पैसे थे मैंने इस लहंगे में खर्च कर दिए थे। इतनी जल्दी नया लहंगा भी नहीं बन सकता है। अब हम क्या करेंगे? क्या पहनूंगी मैं अपनी शादी में? थोड़ी देर बाद अनिका वहाँ आती है। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? बारात आने वाली है। सुमन अनिका को सारी बातें बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। अगर तुम बाहर इस हालत में जाओगी तो अर्नव की बहुत इंसल्ट होगी। इससे तो अच्छा होगा कि तुम इस शादी के लिए मना कर दो। मम्मी, मेरे पास अब बस एक ही रास्ता है। मैं घर से भाग जाती हूँ। बारात आएगी तो आप बोल देना कि मुझे अर्नव से शादी नहीं करनी। रोते हुए सुमन घर छोड़कर चली जाती है। भागते भागते सुमन जंगल पहुँच जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहाँ पहुँचकर सुमन बहुत रोती है। तभी पेड़ से एक आवाज आती है। बेटी, तुम रो मत, मुझे बताओ तुम्हारी क्या समस्या है। सुमन पेड़ को सारी बातें बताती है। तभी अचानक उस पेड़ पर सोने और चांदी के खूबसूरत लहंगे आ जाते हैं। सुमन ये देखकर बहुत हैरान होती है। पेड़ पर तो फल होता है, लेकिन तुम्हारे पेड़ पर तो सोने और चांदी के लहंगे हैं। क्योंकि ये जादुई पेड़ है। मुझे कई सालों पहले एक परी ने बनाया था। इस पेड़ के नीचे जो भी रोता हुआ आता है, मैं उसकी परेशानी सुन उसकी मदद करता हूँ। तुम एक सोने का लहंगा और एक चांदी का लहंगा ले लो। सोने का लहंगा तुम्हें धन दौलत देगी और चांदी का लहंगा तुम्हारी शादी में लहंगा काटने वाले के बारे में बताएगी। क्या? यानी मेरी शादी का लहंगा किसी ने काटा है, लेकिन चांदी का लहंगा कैसे बता पाएगी? तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। सुमन सोने और चांदी का लहंगा लेकर अपने घर चली जाती है। तब तक बारात आ चुकी थी। अनिका अर्नव से कहती है, अर्नव, ऐसा हुआ है जो तुम सोच भी नहीं सकते। सुमन शादी छोड़कर घर से भाग गई है। वो तो तुमसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सुमन की मम्मी से पूछ लो। सुमन की माँ कुछ नहीं बोलती है। अनिका फिर कहने लगती है, देखो, अगर बारात वापस गई तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो। तभी वहाँ पर सुमन पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचते ही चांदी का लहंगा अनिका के पास जाती है और सबके सामने कहती है, सुमन, ये वही लड़की है जिसने जलन में आकर तुम्हारी शादी के लहंगे के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम ये देखो। उसके बाद जादुई चांदी का लहंगा सबके सामने अनिका की करतूत दिखाती है। ये देखकर सबको बहुत गुस्सा आता है। तभी अनिका कहती है,
अरे सुमन, लेकिन तू तो शादी छोड़कर भाग गई थी ना, फिर यहाँ क्या कर रही है? और ये लहंगा बिल्कुल झूठ बोल रही है। अनिका, अब नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चांदी का लहंगा जादुई है और इसने यहाँ सबको तुम्हारी असलियत के बारे में बता दिया है। मैं कहती हूँ यहाँ से जा, वरना मैं जादुई चांदी के लहंगे से बोलकर तुझे तेरे किए की सजा दिलवाऊंगी। ये सुनकर अनिका डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सुमन अपने कमरे में जाती है और सोने का लहंगा पहनकर सबके सामने आती है। सुमन बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके बाद अर्नब और सुमन की शादी हो जाती है। जाते हुए सुमन अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी, आपने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। मेरी शादी मेरे पसंद के लड़के से हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद आपको किसी चीज की परेशानी ना हो। ये सोने का लहंगा है और ये आपकी सारी इच्छा पूरी करेगी। आप इसे अपने पास रख लो। सुमन जादुई सोने का लहंगा अपनी माँ को दे देती है और अपने ससुराल चली जाती है। सुमन के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार करते थे, जिस वजह से वो अपने ससुराल में बहुत खुश रहती थी। इस तरह सब हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। जादुई गोटेदार लहंगा। ये कहानी है एक प्यारी सी लड़की पारुल की, जो अपने माता पिता के साथ यमुना नदी किनारे बसे आगरा शहर में रहती थी। पारुल के पिता मनोहर एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और माँ सुलेखा एक हाउसवाइफ थी। पारुल को पढ़ाई के साथ साथ डांस का बहुत शौक था। वो अक्सर स्कूल में डांस कंपटीशन में भाग लिया करती थी और प्रथम स्थान प्राप्त करती। पारुल के माता पिता उसकी इस उपलब्धि पर बहुत खुश होते। उनका जीवन हंसी खुशी बीत रहा था, पर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से सुलेखा हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह गई। माँ सुलेखा की मौत पर पारुल फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। पारुल माँ को याद कर अक्सर रोती रहती। बाबा, माँ कहाँ चली गई? मुझे उनकी बहुत याद आती है। बाबा, माँ को वापस लेकर आओ ना। अपनी मासूम बच्ची पारुल की बात का मनोहर के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो अपनी बेटी की हालत को देख बहुत परेशान हो गया। फिर एक दिन पड़ोस में रहने वाली विमला काकी ने मनोहर को समझाते हुए कहा, बेटा मनोहर, अपने आप को संभालो। अभी तुम्हारे ऊपर पारुल बिटिया की जिम्मेदारी है। तू मेरी बात मान तो दूसरी शादी कर ले। इससे पारुल बिटिया को माँ का प्यार मिल जाएगा, वरना माँ के बिना बच्ची बिल्कुल अकेली ही हो जाएगी। काफी सोच और विचार करने के बाद मनोहर ने रचना नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। रचना की पहले पति से अपनी एक बेटी भी थी। नाम था उसका वर्षा। वर्षा दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। रचना और वर्षा दोनों पारुल को देख बहुत जलते थे। मनोहर के काम पर जाने के बाद रचना दिन भर कमरे में आराम करती और बेचारी पारुल से घर का सारा काम करवाती। रचना पारुल को बहुत परेशान किया करती थी, लेकिन जैसे ही मनोहर काम पर से घर लौटता, रचना उसके सामने एक अच्छी माँ होने का दिखावा करती। पारुल बेटी, कहाँ हो तुम? इधर आओ मेरे पास। देखो, मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खीर खिलाऊंगी। ये देख मनोहर मन ही मन खुश होते हुए बोला, रचना कितनी अच्छी है। ये मेरी बेटी का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। अब मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। रचना एक सगी माँ की तरह मेरी बेटी को प्यार करती है। इस तरह मनोहर बेफिक्र होकर अपने काम में व्यस्त हो गया। वहीं रचना का पारुल पर अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। इस बात से पारुल बहुत दुखी रहती। पारुल को डांस का बहुत शौक था, इसलिए सबके सो जाने के बाद वो चोरी छुपे डांस की प्रैक्टिस किया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीता। पारुल और उसकी सौतेली बहन वर्षा अब बड़ी हो गई थी। वर्षा कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं रचना ने पारुल का स्कूल जाना बीच में ही बंद करवाकर उसे घर के कामों में लगा दिया, इसलिए वो आज भी घर के कामों में ही व्यस्त थी। पारुल, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? कितने देर से तुझे आवाज लगा रही हूँ। कहाँ थी तू अब तक? माँ, मैं आंगन की सफाई कर रही थी। तूने अभी तक वर्षा बिटिया को नाश्ता क्यों नहीं दिया? तुझे पता नहीं उसके कॉलेज जाने का टाइम हो रहा है? माँ, मैंने नाश्ता बना दिया है।
बना दिया है तो गर्मा गर्म नाश्ता देती क्यों नहीं? जब देखो सारा दिन भर बस इधर उधर घूमती रहती है। अब मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जाकर मेरी बिटिया को नाश्ता दे। 2 दिन से गंदे कपड़े पड़े हुए हैं, तूने अभी तक वो भी नहीं धोए, कामचोर कहेगी। ऐसा कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। वहीं पारुल ने अपनी सौतेली बहन वर्षा को गर्मा गर्म नाश्ता दिया। नाश्ता करते हुए वर्षा बोली, हाँ, ये भी कोई नाश्ता है? छी, कितना बेस्वाद है। माँ, जल्दी इधर आओ। क्या हुआ मेरी बिटिया रानी? माँ, देखो ना, इस पारुल की बच्ची ने कितना बकवास नाश्ता बनाया है। मुझे 1000 रुपए दे दो, मैं कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लूंगी। सत्यानाश हो इस लड़की का, एक भी काम ढंग से नहीं करती। ये लो बेटी 1000 रुपए। तुम्हें कॉलेज जाने में देरी हो रही होगी ना, तुम जाओ, इसकी तो मैं अभी अच्छे से खबर लेती हूँ। वर्षा 1000 रुपए का नोट लेकर खुश होते हुए कॉलेज चली गई। वहीं रचना पारुल पर चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? जल्दी इधर आ, आज तेरी वजह से मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। कहाँ मर गई? आज तेरी खैर नहीं। पारुल बाथरूम में कपड़े धो रही थी। वो बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ माँ? तभी रचना पारुल के गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोली, दिन भर मुफ्त का चढ़ती रहती है, लेकिन एक भी काम ढंग से नहीं करती। आज तेरी वजह से मेरी बेटी भूखी ही कॉलेज चली गई। पर माँ, मैंने तो नाश्ता वर्षा की पसंद का ही बनाया था। अगर उसे आज खाना अच्छा नहीं लगा तो इसमें मेरी क्या गलती? वैसे भी घर का सारा काम मैं अकेली ही करती हूँ। क्या कहा तूने? अपनी बकवास बंद कर। मुझसे ज्यादा जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, समझी? अब जा यहाँ से और जल्दी से घर का सारा काम निपटा। शाम को जब वर्षा कॉलेज से घर लौटी तो खुश होते हुए माँ रचना से बोली, अरे माँ, आपको पता है हमारे शहर में 1 हफ्ते बाद डांस कंपटीशन होने वाला है। अरे तो इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? माँ, आप पूरी बात सुनोगी तो खुशी से नाचने लगोगी। आपको पता है, शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश ओबरॉय का हैंडसम बेटा राहुल ओबरॉय डांस कंपटीशन में चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। जो डांस कंपटीशन को जीतेगा उसे पूरे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, विजेता को राहुल ओबरॉय के साथ डिनर करने का मौका भी मिलेगा। अरे वाह, ये तो तूने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई। बिटिया, ये कंपटीशन तो तू ही जीतेगी। चल बेटी, मैं तुझे ब्यूटी पार्लर लेकर चलती हूँ। अभी से तू अपना फेशियल करवाना शुरू करवा ले। 1 हफ्ते बाद तेरा चेहरा ग्लो करने लगेगा। फिर देखना, बिजनेसमैन का बेटा तुझे देखते ही तुझ पर लट्टू हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। पास में खड़ी पारुल डांस कंपटीशन की बात सुन खुश होते हुए बोली, माँ, मुझे भी डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। मुझे भी डांस करने का बहुत शौक है। देखो माँ, ये मेरी बराबरी करना चाहती है। ये मूंग और मसूर की दाल। डांस कंपटीशन की विजेता मैं ही बनूंगी और राहुल ओबरॉय को अपने रूप के जाल में फंसाकर उससे शादी करूंगी। अब तू खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। हाँ। पारुल उदास होते हुए अपने कमरे में चली गई। तब रचना बोली, तू चिंता मत कर वर्षा बिटिया, मैं भी देखती हूँ ये मनहूस कैसे कंपटीशन में हिस्सा लेती है। पारुल घर का काम जल्दी खत्म कर हर रोज डांस की प्रैक्टिस करने लगी। फिर देखते ही देखते डांस कंपटीशन का दिन भी आ गया। सुबह सुबह जब पारुल सौतेली माँ रचना के कमरे में चाय लेकर गई, तब जानबूझकर रचना ने पारुल के पैरों में गर्म चाय गिरा दी। पारुल दर्द से बुरी तरह चिल्ला उठी। मेरा पैर! मुझे बहुत जलन हो रही है माँ। ओह हाय राम, मैंने क्या कर दिया? पता नहीं ये चाय तुम्हारे पैर पर कैसे गिर गई। मुझे माफ करना पारुल बिटिया। रो मत बेटी, मैं अभी डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद पारुल के पिता मनोहर डॉक्टर को लेकर घर पहुँचे। डॉक्टर ने पारुल के पैरों को जांचा। उसके पैरों में बुरी तरह छाले पड़ चुके थे और वो चल भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और आराम करने को कहा। पारुल बहुत दुखी हो गई। उसका बड़ा मन था डांस कंपटीशन में भाग लेने का। मेरा भी बड़ा मन था डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने का। मैं इतने दिनों से डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। रोते नहीं बिटिया, अगली बार भाग ले लेना। ऐसे मौके जिंदगी में बार बार आ जाएंगे। अभी तुम आराम करो,
मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगा। कुछ देर बाद पारुल को घर में अकेला छोड़ रचना अपनी बेटी वर्षा को अपने साथ लेकर डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा पहुंची। पारुल अकेले कमरे में दर्द से कराहती हुई अपने स्वर्गवासी माँ को याद कर रोने लगी। माँ, अगर तुम यहाँ होती तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब तुम थी तो मैं हर डांस कंपटीशन में हिस्सा लेती थी और मुझे तुम कितने प्यार से तैयार करती थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई माँ? क्यों चली गई? वापस लौट आओ ना माँ। ये कहते हुए पारुल रोने लगी। तभी कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई और उसे अपने स्वर्गवासी माँ की आत्मा दिखाई देने लगी। मेरी बच्ची, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना, तुम डांस कंपटीशन में जरूर भाग लोगी। पर कैसे माँ? ये देखो माँ, मेरे पैर कितना जल गया है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हिम्मत रखो बेटी। ये कहते हुए पारुल की स्वर्गवासी माँ के हाथों में एक चमचमाता हुआ गोटेदार लहंगा प्रकट हो गया। ये लो बेटी, इस लहंगे को जल्दी से पहन लो, ये लहंगा जादुई है। अरे वाह माँ, ये तो गोटेदार लहंगा है। मैंने ऐसा लहंगा पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है। बेटी, अब तुम जल्दी से ये लहंगा पहनकर तैयार हो जाओ। डांस कंपटीशन शुरू होने ही वाला है। इस लहंगे को पहनते ही तुम्हारे पैर के छाले बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पारुल ने जैसे ही जादुई गोटेदार लहंगे को पहना, उसके पैरों के सभी छाले ठीक हो गए। ये देख पारुल खुशी से झूम उठी। इतना ही नहीं, पारुल स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। बिटिया, तुम इस जादुई गोटेदार लहंगे में बहुत प्यारी लग रही हो। भगवान तुम्हें सभी मुसीबत से बचाए और सदा तुम्हें खुश रखे। इतना कहकर पारुल की माँ सुलेखा की आत्मा गायब हो गई। उसके बाद पारुल जादुई लहंगे के जादू से डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने पलक झपकते ही जा पहुंची। डांस कंपटीशन शुरू हो चुका था। जैसे ही पारुल डांस करने स्टेज पर पहुंची, सभी लोग उसकी सुंदरता की खूब तारीफ करने लगे और जब पारुल ने डांस करना शुरू किया, सभी उसका सुंदर डांस देख हैरान रह गए। यहाँ तक कि जज बनकर आए बिजनेसमैन का बेटा विवेक ओबरॉय भी पारुल की सुंदरता और डांस देखकर उस पर मोहित हो गया और उसे अपना दिल दे बैठा। वहीं रचना और उसकी बेटी वर्षा पारुल को वहाँ देख जल भुन गई। इतनी सुंदर लड़की आखिर है कौन? ये तो दिखने में पारुल जैसी लग रही है। माँ, जरा ध्यान से देखो, ये पारुल ही है। क्या? पर इस करमचली का पैर कैसे ठीक हो गया और इसके पास इतना सुंदर गोटेदार लहंगा आया कहाँ से? अब मेरा क्या होगा माँ? सब लोग तो उसका डांस देखकर तालियां बजा रहे हैं। विवेक ओबरॉय भी बस उसी को देखे जा रहा है। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर ही रही थी। तभी डांस खत्म होते ही विवेक ओबरॉय ने स्टेज पर जाकर पारुल को डांस प्रतियोगिता का विजेता घोषित किया। ये देख दोनों माँ बेटी मुंह बनाते हुए घर वापस लौट आई। फिर अगली सुबह विवेक ओबरॉय अपने पिता मुकेश ओबरॉय के साथ एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर पारुल के घर गए और पारुल के पिता मनोहर से मुकेश ओबरॉय ने अपने बेटे विवेक ओबरॉय के लिए उनकी बेटी पारुल का हाथ मांगा। इतने बड़े घर का रिश्ता खुद घर चलकर आता देख मनोहर फूला ना समाया और रिश्ते के लिए खुशी खुशी हाँ कर दी। और कुछ दिनों बाद पारुल और विवेक की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई। वहीं दूसरी ओर पारुल की सौतेली माँ रचना और सौतेली बहन वर्षा दोनों हाथ मलती रह गई।